हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2013 का प्रथम प्रश्न पत्र हल करेंगे, जो भाषा सेकेंड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे चलें इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश को देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमारे देश में आधुनिक शिक्षा नामक एक चीज प्रकट हुई है। इसके नाम पर यंत्र तंत्र, स्कूल और कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह सिर उठाकर खड़े हो गए। इनका गठन इस तरह किया गया है कि इनका प्रकाश कॉलेज व्यवस्था के बाहर मुश्किल से पहुंचता है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जितनी निकलती है, इनसे उससे भी कम रोशनी निकलती है। एक परदेशी भाषा की दीवार यानी मोटी दीवार इसे चारों ओर से घेरे हुए है। जब मैं अपनी मातृभाषा के जरिए शिक्षा के प्रसार के बारे में सोचता हूँ तो उस विचार से साहस क्षीण होता है। घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है। बरामदे तक ही इसकी स्वतंत्रता का साम्राज्य है। 1 इंच आगे बढ़ी कि घूंघट निकल आता है। हमारी मातृभाषा का राज प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है। दूसरे शब्दों में यह केवल शब्दों की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। मानो यह कि जिसे कोई दूसरी भाषा सीखने का अवसर नहीं मिला। हमारी जनता की उस विशाल भीड़ को शिक्षा के उनके अधिकार के प्रसंग में बच्चा ही समझा जाएगा। उन्हें कभी पूर्ण विकसित मनुष्य नहीं बनना है और तब भी हम प्रेम पूर्वक सोचते हैं कि स्वराज मिलने पर उन्हें संपूर्ण मनुष्य के अधिकार हासिल होंगे। हम लोगों ने देखिए गद्यांश को पढ़ा। अब इस अकॉर्डिंग हम लोग जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर इसी गद्यांश से देने रहेंगे। इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा में पढ़ाई होती है? तो किस भाषा में पढ़ाई होती है? तो जैसा कि आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा, देशी भाषा, मानक भाषा, विदेशी भाषा, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका विदेशी भाषा हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, लेखक किस विचार से सहमत नहीं है? ऑप्शन ए है मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, या मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर पर ही उपयुक्त है, या मातृभाषा का प्रयोग सीमित है, या अन्य भाषाएं भी सीखना बुरा नहीं है। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक ही उपयुक्त है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे की है? तो दुल्हन से की है, या चार दीवारी से की है, बरामदे से की है, या घूंघट से की है? तो इसमें आप देख लें, आपके पैराग्राफ में है, घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन दुल्हन से, यानी कि लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे की है? तो दुल्हन से की है। उसके बाद क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के नाम पर ऐसा क्या हुआ जो लेखक को अप्रिय है? ऑप्शन ए है सूर्य की रोशनी का चांद से टकराना। ऑप्शन बी है स्कूल कॉलेजों का अनियोजित तरीके से खुलना। ऑप्शन सी है मातृभाषा के जरिए शिक्षा देना, और ऑप्शन डी है लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त ना होना। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है स्कूल कॉलेजों का अनियोजित तरीके से खुलना, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा वह है,
तो विचारिक है, वैचारिक है, वैचारिक है या वैचारिक है। तो इसमें जो आपका शब्द बनेगा वो आपका वैचारिक बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको तैयार करने रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप पैराग्राफ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आपकी ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनेगा वह है विचारिक, वैचारिक, वैचारिक या वैचारिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि वैचारिक। आपका देखिए बी ऑप्शन। तो विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? तो वैचारिक। और प्रत्यय, तो प्रत्यय देखिए, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे और उपसर्ग का मतलब होता है आगे। आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है साहस शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा या क्रिया। तो साहस शब्द भाववाचक संज्ञा है। कैसे है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, पशु आदि के गुण तथा या दशा अवस्था का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो साहस में क्या है? दशा अवस्था, इस तरह का बोध हो रहा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह या भयभीत रहती है, वाक्य में रेखांकित अंश है। तो क्या है? क्रिया विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देख लेते हैं। रेखांकित अंश यह जो है, यानी कि इसमें देखिए आपका क्या है, ये आपका रेखांकित है यहाँ। तो इसमें ये कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे है, क्यों है? तो इस पे भी देखिए रोशनी डाल लेते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, किसका हो? निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया, वहाँ हो गया आदि, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ है, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है स्कूल और कॉलेजों का कुकुरमुत्तों की तरह सिर उठाने से तात्पर्य कि स्कूल और कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाना, तो नियमित की तरह खोले गए, नियम के तहत खोले गए हैं या अवांछनीय रूप से खोले गए या योजना के तहत खोले गए या वांछित रूप से खुलवाए गए। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि अवांछनीय रूप से खोले गए, यह आंसर आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका, अब आपको फिर से गद्यांश पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो गद्यांश है, राजनीतिक बहसों की गर्मी में हम जो भी कहें, अपने राष्ट्रीय अभिमान की अभिव्यक्ति में हम जितना भी जोर से चीखें, सक्रिय राष्ट्रीय सेवा के प्रति हम अत्यंत उदासीन रहते हैं, क्योंकि हमारा देश प्रकाश से हीन है। मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण जिन्हें हमने नीचा रख छोड़ा है, उनके प्रति अन्याय से हम बच ही नहीं सकते। समय समय पर उनके नाम पर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। पैसा तो अंततः हमारी पार्टी के ही लोगों के पास पहुंचता है। संक्षेप में, जिनके पास बुद्धि, शिक्षा, समृद्धि और सम्मान है, हमारे देश के उस अत्यंत छोटे हिस्से 5% और आबादी के अन्य 95% के बीच की दूरी समुंदर से भी अधिक चौड़ी है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के अनुसार हम किनके प्रति अन्याय करते हैं? तो जो कंजूस हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, जो जोर से चीखते हैं, जो राष्ट्र की सेवा नहीं करते। तो इसमें देख लेते हैं, राजनीतिक बहसों की गर्मी में हम जो भी कहें, अपने राष्ट्रीय अभिमान की अभिव्यक्ति में हम जितना भी जोर से चीखें, सक्रिय सेवा में हम अत्यंत उदासीन रहते हैं, क्योंकि हमारा देश प्रकाश से हीन है। मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण जिन्हें हमने नीचा रख छोड़ा है, उनके प्रति अन्याय से हम
बच ही नहीं सकते। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर क्या लिया जाता है न, देखिए लेखक के अनुसार किनके नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है तो निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर किया जाता है, मगर क्या होता है यूज उन पर नहीं होता है, तो इसलिए निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर। उसके बाद क्वेश्चन है, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं डॉट डॉट, वाक्य में रेखांकित शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करता है, बड़बोलेपन की तरफ, कभी ना पूरे होने वाले वादों की तरफ, अपमानजनक भाषा की तरफ, या भाषिक सामग्री की तरफ। तो जो ये लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं तो कभी ना पूरे होने वाले वादों की तरफ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि नेता लोग होते हैं क्या करते हैं, वादे तो बड़े बड़े कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि गरीबों से क्या होता है, गरीबों के नाम पर पैसा भी इकट्ठा किया जाता है, बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, मगर ना तो वो पैसा गरीबों पे खर्च किया जाता है और ना ही उन वादों को पूरा किया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, सम्मान, अत्यंत, अन्याय, अशुभ। तो इसमें किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर, तो अत्यंत। आपका अत्यंत शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए आप लोग ये समझ लें, प्रत्यय पूछा गया, प्रत्यय मतलब पीछे और उपसर्ग मतलब आगे, तो क्या पूछा गया, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब क्या होता है, देखिए समझ लें, अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा माइंड में सेट होती रहेंगे। तो प्रत्यय मतलब होता है पीछे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रत्यय। तो राष्ट्रीय शब्द में तो राष्ट्र प्लस ई है, राष्ट्र प्लस ई हो जाता है। देख लेते हैं, राष्ट्रीय में पूछ रहे हैं तो राष्ट्र प्लस ई है, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, आपका सी ऑप्शन ई है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जितना भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया है, आक्रमक है, साकर्मक है, प्रणार्थक है या द्विकर्मक है। तो इसमें समझ लेते हैं, जितना भी जोर से चीखे वाक्य में आक्रमक क्रिया है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वह आक्रमक क्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि क्या है, जो कर्ता है वो चीख रहा है तो इसका जो फल है वो किस पे है, तो वो कर्ता पर है, और जब कर्ता पर होता है तो वो क्या होता है, तो वो आक्रमक होता है, और आक्रमक आपका ए ऑप्शन में, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चीखना, चिल्लाना इस तरह का क्या हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि संसाधनों का बंटवारा समान रूप से है, संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्ग भेद की खाई को बढ़ाता है, या आप देख लें केवल 5% आबादी के पास ही बुद्धि है, या 95% आबादी समुद्र के किनारे रहती है। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग है कि संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्ग भेद की खाई को बढ़ाता है, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया, सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे उचित विकल्प चुनना है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है तो वस्तुनिष्ठ अभ्यास या व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, या पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या कागज की गुणवत्ता और छपाई। तो इसमें समझ लेते हैं पहले, ऐसा तो है नहीं कि कागज की गुणवत्ता और छपाई अच्छी हो तो क्या होगा कि भाषा की यानी पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद देखते हैं
कि वस्तुनिष्ठ अभ्यास, तो अभ्यास कराना ये भी आपका गलत हो जाता है। व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, तो व्याकरण ही आप पहले सबसे पहले बच्चों को पढ़ा देंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, जब आप पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करेंगे तो भाषा की पुस्तक को इस प्रकार बनाना चाहिए कि प्रत्येक पाठ किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति कर किसी न किसी भाषाई कौशल का विकास कर सकें। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है मौखिक कुशलता में शामिल है, तो तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, या तीव्र गति से बोलने की कुशलता, या बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, या विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। तो यहाँ पे मौखिक कुशलता की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मौखिक कुशलता में तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता आपका ये गलत हो जाता है। उसके बाद तीव्र गति से बोलने की कुशलता, उसके बाद है बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है भाषा के कौशल हैं, तो आप लोगों को देखिए ट्रिक से बताया था सुबोपाली, तो जब आप ये याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो सुबोपाली में सुबोपाली में क्या हो जाता है, सा में छठौ की मात्रा मतलब सुनना, फिर बा में ओ की मात्रा मतलब बोलना, पा में आ की मात्रा वो तो पाली है। ट्रिक तो इस तरह से होती हैं, तो पा से पढ़ना हो जाता है और ला से लिखना, यानी कि भाषा कौशल के ये आपके 4 हो जाते हैं। कौन से, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनको सीरियल वाइज ही देखना होता है, इनको सीरियल वाइज ही समझना होता है, क्योंकि इनको ये सीरियल वाइज ही होते हैं जो भाषा कौशल के होते हैं। जैसे पहले सुनना होता है, सुनकर ही बोला जाता है। जैसे 2 लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं तो एक पहले बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा, और जब फिर पढ़ना हो जाता है तो जब पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे। तो इस तरह से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आपके भाषा कौशल के ये हो जाते हैं। उसके बाद है बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। कोई भी भाषा नहीं बोल सकते क्या, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं। अभी बच्चा विद्यालय में आया है और मतलब अभी आया भी नहीं है, बच्चे विद्यालय आने से पहले सभी भाषाएं पढ़ सकता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। सब कुछ लिख सकते हैं, अरे सब कुछ अभी कैसे लिख सकते हैं, अभी तो वो विद्यालय ही नहीं पहुंचे हैं, उनको सिर्फ अभी क्या आता है, उन्हें तो सिर्फ मातृभाषा आती है ना, तो अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लेस होते हैं। तो ये आपका आंसर राइट हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है सुनना कौशल में शामिल है, तो सुनना, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्ण सुनना या सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना। तो आपका देखिए ये भी केवल पुनरावृत्ति करना, ये तो गलत हो जाता है। उसके बाद शांतिपूर्ण सुनना, ये सुनना कौशल में शामिल है, तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ये भी आपका गलत हो जाता है, जो आपका ए ऑप्शन है, यानी कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है, तो कहानी को दोहराएं, याद की गई कविता सुनाएं, या किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, या पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए। तो किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की, यहाँ पे प्राथमिक बच्चों की बात हो रही है, तो उनके लिए क्या सबसे सही रहेगा। कहानी को दोहराना तो ये गलत हो जाता है। याद की गई, याद करना, रटना, इस तरह से तो आपका ये आप देखकर ही इसको काट दें। किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, अब बच्चे कहीं से कोई चीज़ देख के आए हैं और उसको अपने शब्दों में उसका वर्णन करेंगे, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका जो चौथा यानी कि डी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए, ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं,
प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आंकलन कर रहे हैं, उसमें जो सर्वाधिक सक्षम है तो बच्चे जो अपनी आँखों से देखकर आएँ और उसका वर्णन करें, वो भी अपने शब्दों में, यानी कि उनका क्या होता है, उनका जो मस्तिष्क है वो विकास कर रहा है, उसमें सोचने और समझने की शक्ति बढ़ रही है और वो देखकर आकर उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मतलब बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, या बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, या वर्तनी विन्यास का अभ्यास, या पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें आपका हो जाता है बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। अब बच्चे बाल साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, देखिए बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है, तो बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, ये आपका गलत हो जाता है। वर्तनी विन्यास का अभ्यास, ये भी आपका गलत हो जाता है। और पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, ये भी आपका गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, या बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, या काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, या लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो लेखन अभ्यास यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, तो लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। जब बच्चे क्या करते हैं, जब वो रेखांकन और चित्रांकन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे जो लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण वो हो जाता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों को सिखाया जाता है स्टार्टिंग में तो ऐसे डॉट 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 करके बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे ए आप सिखा रहे हैं तो बच्चों को ऐसे डॉट डॉट बना दिया और उसके बाद बच्चे इसमें मिलान कर लेते हैं। या बच्चे कोई चित्र जैसे आपने दे दिया, उसके चित्र के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लेखन अभ्यास। क्योंकि कहा जाता है कि जो बच्चे कला जैसे कि कला सीख रहे हैं तो ये भी एक शिक्षा का ही यानी शिक्षा सीखने का यानी लेखन विधि का एक रूप होता है। तो इस तरह बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं और उनका मन भी लगता है सीखने में। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन हो जाता है, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डॉट डॉट से ग्रसित है। अब देखिए पढ़ने में अगर उसको कठिनाई हो रही है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, कैलकुलिया या डिस्थीमिया। तो जाहिर सी बात है जब उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसको डिसलेक्सिया है, और अगर लिखने में परेशानी हो रही होती तो उसको क्या होता, तो उसको डिस्ग्राफिया होता। जैसे ग्राफ लिखते हैं ना तो डिस्ग्राफिया होता, लेकिन उसको पढ़ने में परेशानी हो रही है तो उसको डिसलेक्सिया है। और अगर उसको गणित में प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब वो गणित के अंकों को नहीं समझ पा रहा है, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम उसको गणित में है तो वो क्या होता है, तो वो डिसकैलकुलिया होता है। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं कि कैलकुलेट क्या किया जाता है। तो जब हम कोई अंकों को कैलकुलेट करते हैं, उसको जोड़ते घटाते हैं, तो इसी तरह आप समझ लें कि कैलकुलेट, तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलेट जिसमें आए तो वो गणित से है, और ग्राफ जिसमें आए, ग्राफ मतलब हम लोग लिखते हैं तो डिस्ग्राफिया हो जाता है, और पढ़ने से होता है तो डिसलेक्सिया हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका डिसलेक्सिया ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिसलेक्सिया। पढ़ते समय, पढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है तो डिसलेक्सिया, और अगर यहाँ पे लिखने की बात हो रही होती तो डिसग्राफिया। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है।
तो भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, या स्वाभाविकता का, या भाषा के नियमों को स्मरण करने का, या भाषा लेखन के अभ्यास का। तो इसका जो आंसर राइट है वो देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। इसमें आपका जो बी ऑप्शन है यानी कि स्वाभाविकता का, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसमें ये देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, तो जो पाठ्य पुस्तक है उसके अभ्यासों का अभ्यास करने का, तो ये आपका गलत हो जाता है। भाषा के नियमों को स्मरण करने का, याद करने का, रटने का, इस तरीके के ऑप्शन आपके, तो आप देख कर ही इसको कट कर दें। भाषा लेखन के अभ्यास का, तो आपका ये भी गलत हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है यानी कि स्वाभाविकता, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे सम्मान की बात हो रही है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, गृह भाषा यानी कि मातृभाषा यानी कि मादरी जबान, उसको सदैव सम्मान देना चाहिए। तो आपका ये आंसर राइट हो जाता है। प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो आपका ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, तो जी नहीं। कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए यानी कि कभी भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन यानी कि सम्मान देना चाहिए राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, या हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, या कुशल लेखक बनाना, या कुशल वक्ता बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें है हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, क्योंकि साहित्य की विधाओं से परिचित कराना। अभी बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो जो साहित्य की विधाएं हैं उनसे परिचय कराना, तो ऐसा तो नहीं है। हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, तो जी हाँ, विविध रूपों से परिचय कराना है। कुशल लेखक बनाना, अभी लेखक पहले बच्चों को सिखाएं तो वो कुछ सीखे, तो तभी तो उनको लेखक बनाएंगे। कुशल वक्ता बनाना, तो ये भी गलत हो जाता है। हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद है आज की जो सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं ज़िंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी से गुजरने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, या ये सभी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है, तो ये नहीं, ऐसे नहीं, जब तक आप इसको समझ नहीं लें तो ये सभी, ये आपका सरकारी हो जाता है कि नहीं ये सभी है तो इसी पे हम टिक करेंगे। लेकिन बिना सोचे समझे आप ये सभी पे टिक नहीं करेंगे। पहले 3 ऑप्शन है उनको समझ लेंगे, अगर ये हैं तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके बाद इसको बिल्कुल सरकारी समझकर कि नहीं है, बस ये हाँ ही है बस, मगर ऐसा नहीं होता है। तो भाषा एक औजार है। क्या है? भाषा एक औजार है जिसका उपयोग जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से गुजरने तथा जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये आंसर राइट हो जाता है, यानी कि ये सभी। तो जिंदगी को समझने के लिए, तो जी हाँ, भाषा एक औजार है जिससे ज़िंदगी को समझते हैं। ज़िंदगी से गुजरने के लिए, तो जी हाँ, ज़िंदगी से गुजरने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, तो जी हाँ, इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर इस तरह के क्वेश्चंस हों तो पहले आप 3 ऑप्शन पढ़ लेंगे। जब आपको लगे कि ये आपका ये सभी राइट है,
तभी आप टिक करिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस में ये सभी वाला ऑप्शन ही राइट हो, क्योंकि ऐसा हो जाता है, होता दूसरा है, और जो जैसे कुछ लोग हैं देख के लगा देते हैं ये सभी मतलब यही आंसर हो गया, तो ऐसा नहीं होता, सब में नहीं होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और, जैसे कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का दूसरा पेपर लेकर। तब तक गुड बाय, थैंक यू।